प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी व क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संकुल आयन हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन है, उसके लिए दो चीजें दी गई हैं। एवरेज स्टेरिंग एनर्जी 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरी चीज जो दी गई है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसका मान है 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस संकुल के लिए, इस संकुल आयन के लिए CFSE का मान निम्न स्थितियों में ज्ञात करना है, और जो CFSE का मान ज्ञात करेंगे वो किलो कैलोरी प्रति मोल में हमें ज्ञात करना है। ओके, तो दो स्थितियां कौन कौन सी है? नंबर 1 हाई स्पिन और दूसरी है लो स्पिन। ओके, और साथ में यह भी बताना है कि उक्त संकुल आयन की किस स्थिति ज्यादा स्थायी होगी, या उक्त संकुल आयन किस स्थिति में ज्यादा स्थायी होगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या चीज दी गई है क्वेश्चन में और क्या चीज पूछी गई है, ये शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्पष्ट हो गया होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं। ये जो संकुल है उसकी हम पहचान करेंगे, ये संकुल किस टाइप का है। क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, अतः यह संकुल आयन अष्टफलकीय टाइप का होगा। जब संकुल आयन अष्टफलकीय होगा तो हमें डी कक्षकों का जो विपाटन पैटर्न है वो अष्टफलकीय वाला विपाटन पैटर्न इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हेतु इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस संकुल के लिए जो केंद्रीय धातु परमाणु है क्रोमियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और S1। ओके, क्योंकि इस संकुल आयन में क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? Cr3+ स्टेट में है। तो देखिए, इस संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये वाली स्थिति आएगी इसमें। देखिए, ओके, हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन S से, 2 इलेक्ट्रॉन D से। क्या बच गया? 3D3 और 4S0। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें देखिए, इसका हम बॉक्स डायग्राम बना रहे हैं। ये 3D है, ये 4S है और ये 4P है। देखिए, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये तो स्थिति कब है? जब हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, क्रोमियम के पास में हम क्या लेकर के आए हैं? क्रिस्टल फील्ड लेकर के आए हैं, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र जब हम क्रोमियम के पास में लेकर के आए हैं। तो देखिए, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा। देखिए, ये तो क्या है? डी ऑर्बिटल्स इन द एब्सेंस ऑफ या फिर हम ये कहें कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकली क्रिस्टल फील्ड की प्रेजेंस में डी कक्षक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये क्या है, डी ऑर्बिटल्स क्या है, डीजनरेट है। डीजनरेट को हम हिंदी में बोलते हैं समभ्रंश। समभ्रंश कक्षक। ओके, तो इसमें देखिए जब हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल पे आरोपित कर रहे हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स किस प्रकार से स्प्लिट होते हैं। इसमें से 3 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो लो एनर्जी पे जाते हैं जिनको हम T2G कहते हैं। 2 डी ऑर्बिटल्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं जिनको हम Tg कहते हैं। ये जो टोटल एनर्जी गैप है जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, और ये जो गैप है बिटवीन वेरी सेंटर या ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं हम इसको, ग्रेविटी सेंटर, ये है 0.6 डेल ओ। और ये जो डिफरेंस है ग्रेविटी सेंटर और T2G ऑर्बिटल्स के बीच में ये 0.4 डेल ओ। अब इसमें देखिए स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो देखिए ये स्थिति आएगी 1 2 3। ओके, तो अब इसमें देखिए जो है दोनों ही अगर हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो दोनों ही स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स जो है स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से भरा जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब इसमें देखिए हमें क्या चीज निकालनी है, CFSE का मान निकालना है। तो CFSE का फॉर्मूला होता है 0.4 N1 माइनस प्लस 0.6 N2 डेल O प्लस MP। पिछली क्लास में हमने इस फॉर्मूला को विस्तार से डिस्कस किया था। अब देखिए इसमें ये मान हम पुट करते हैं इसमें माइनस 0.4 इंटू T2G ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 3 है, प्लस 0.6 इंटू EG ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है, इंटू डेल O का मान रख दीजिए कितना है 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स, प्लस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। ओके, और पेयरिंग एनर्जी कितनी है 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सोल्व करके देखिए। अब इसमें देखिए दोनों स्थितियां दी हुई है हाई स्पिन और लो स्पिन, तो दोनों स्थितियों में CFSE का मान समान प्राप्त होगा क्योंकि D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हाई स्पिन हो या लो स्पिन दोनों ही स्थितियों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान हमें समान प्राप्त होगा। तो देखिए ये कितना आ गया, ये तो हो गया 0, 1.2 इंटू 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स प्लस 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू आएगी तो कितने आ जाएगी, इतना सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ओके, यानी
ये वैल्यू किसमें आई है? सेंटीमीटर इनवर्स में। अब हमें इसको किलो कैलोरी प्रति मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं क्योंकि 350 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू होता है 1 किलो कैलोरी प्रति मोल, इसलिए 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू होगा 1/350 सेंटीमीटर इनवर्स किलो कैलोरी प्रति मोल। इसलिए यहाँ पे कितना सेंटीमीटर इनवर्स है? 16680 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू होगा 1/350 इंटू 16680 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल CFS का। ओके, तो यहाँ पे देखिए संकुल आयन ये है, इसके लिए ये इस तरीके की वैल्यू दी गई है कि संकुल आयन के लिए CFS का मान पूछा है HS और LS में। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये जो दिया गया संकुल आयन में क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसी स्थिति में जब हम स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और दोनों ही स्थितियों में एक सा ही इलेक्ट्रॉन भरने का हमें प्रारूप प्राप्त होता है। एक ही प्रकार का हमें ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को भरने का प्रारूप हमें प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों ही स्थितियों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बराबर होगा। अब देखिए साथ में ये भी बताइए कि संकुल आयन की किस स्थिति में ज्यादा स्थायी होगा। ओके, तो हाई स्पिन में होगा या लो स्पिन में होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों स्थितियों में सेम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान दोनों स्थितियों में समान प्राप्त हो रहा है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि यहाँ पे +3 के बजाय अगर हम +2 करें तो क्या होगा? देखिए किस प्रकार से मान में परिवर्तन होता है। देखिए अब क्या हो गया? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? मूल अवस्था में 3d5 और S1। फिर इसके बाद में इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? या फिर हम ऐसे करें, Cr जो क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d4 2+ का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हमने? 2+, तो क्या हो जाएगा? 3d4 4s1। ये क्या है? फ्री मुक्त, इसके पास में किसी प्रकार के लिगेंड नहीं है। लेकिन जब इसके पास में लिगेंड आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का होगा। देखिए एक 3D है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा और S में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा। 4d बच गया, 1 2 3 4। तो डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स जब हमने d ऑर्बिटल्स के चारों ओर स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड लगाया है, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस स्थिति में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से भरे जाएंगे। लेकिन जब हम अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल से इनका स्प्लिटिंग होगा और स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप ये जो लो एनर्जी के और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो उनके नियमों की अनुपालना करते हुए हम इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ये है Eg और ये है
T2G। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है हमें। 1, ये डेल O है, ये जो गैस है 0.6 डेल O है, ये जो गैस है -0.4 डेल O है। ओके, तो देखिए जब स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो देखिए पहला केस नंबर 1, जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। ओके, तो अब देखिए जब हम इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान कैलकुलेट करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, 0-0.4 N1 P2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 0.6 N2 Pg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इनटू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस Np। तो यहाँ पे देखिए 0.4 N1 का मान कितना है, 1 2 3 इंटू 3 प्लस 0.6 N2 का मान कितना है, 1 इंटू डेल O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स, प्लस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1.2 माइनस प्लस 0.6 इंटू 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 0 हो गया है। देखिए इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना आएगा, -0.6 इंटू 13,900, इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना मान आया है। ओके, सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो हो गया पहला केस CFSE, जब कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन। अब हम बी पे आते हैं, जब कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तब CFSE का मान कितना प्राप्त होगा। ये बात क्लियर हुई। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमने CFSE का मान किस प्रकार से कैलकुलेट किया और उसका मान कितना प्राप्त हुआ, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम नेक्स्ट, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उस स्थिति में CFSE का मान कितना प्राप्त होगा। तो देखिए CFSE वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, -0.4 N1 number of electrons in T2G orbitals plus 0.6 N2 number of electrons in Pg orbitals multiplied by crystal field splitting energy plus number of electron pair into the energy required to pair electron in one orbital। ओके, तो देखिए -0.4 इंटू, अब देखिए जब लो स्पिन होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका स्प्लिटिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान हमें ज्यादा दिखाना पड़ेगा इस प्रकार से। देखिए ये गैप ज्यादा हो गया है डेल O, और ये जो है ये है -0.4 डेल O, ये है 0.6 डेल O। ओके, और इसमें ये है T2G, ये है Pg। अब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो ऐसी स्थिति में देखिए डेल O का मान ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी का मान कम है। तो डेल O का मान ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, तो हम उस कार्य को प्राथमिकता देते हैं जिसमें एनर्जी कम कंज्यूम हो रही हो। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो गया है। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4 प्लस
0.6 इंटू n2 कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स कितना है, 0 है, इंटू डेल ओ का मान कितना है, 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स, प्लस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, इंटू पेयरिंग एनर्जी कितनी है, पेयरिंग एनर्जी का मान दिया हुआ है 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए इसको सोल्व करिए, 1.6 इंटू 13900 सेंटीमीटर इनवर्स प्लस 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इतना आ गया 21,240 प्लस 23,500, ये क्या है माइनस में आया है सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार इसको मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लीजिए, ओके कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, देखिए 23,500 प्लस के हैं और 22,240 किसके हैं, माइनस के हैं, कितना मान आएगा 0, 6, 2, 1 प्लस सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए इसमें CFSE का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में जो CFSE का मान है वो नेगेटिव प्राप्त हुआ था और यहाँ पे CFSE का मान पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, जो नेगेटिव वाला मान है वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए इस संकुल आयन के लिए CFSE का मान निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए, दोनों स्थितियों में हमने CFSE का मान ज्ञात किया है। साथ में यह भी बताइए कि उक्त संकुल आयन किस स्थिति में ज्यादा स्थायी होगा। तो आपको पता है CFSE का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा किसी संकुल आयन के लिए, वो संकुल आयन उतना ही अधिक स्थायी होता है। क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जब हमने CFSE का मान कैलकुलेट किया तो वो मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, लेकिन जब हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान कैलकुलेट किया तो वो पॉजिटिव प्राप्त हुआ। तो CFSE का पॉजिटिव मान किसी संकुल आयन को डीस्टेबलाइजेशन का द्योतक होता है और संकुल CFSE का मान किसी संकुल आयन के लिए ऋणात्मक उसके स्थायित्व का द्योतक होता है। अगर दो या दो से अधिक संकुल आयनों का CFSE का मान ऋणात्मक हो तो कौन सा ज्यादा ऋणात्मक होगा, ज्यादा ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स आयन ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके हम कुछ अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ CFT थ्योरी। इसके अलावा हम कुछ जो प्रॉब्लम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से संबंधित वो एक दो प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।